नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास गोला बारूद पार्ट 4। खेड़ा और मजूमदार वापस जाते उनके करीब से ही निकले, परंतु अंधेरे के कारण वे दोनों उनकी निगाहों में नहीं आए। दोनों बार वह बाल बाल बचे। उसके बाद दौलत राम उठने लगा कि पठानिया फुसफुसाया, लेटे रहो। क्यों? यहाँ कोई और भी है, पठानिया ने कहा। वह चट्टान की ओट से उठते शंकर नाग को देख चुका था। मध्यम सी रोशनी में उसका मामूली सा अक्स नजर आ रहा था, परंतु उसे पहले कभी देखा न होने के कारण पहचान पाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वह उसे देखता रहा। दौलत राम की निगाहें भी शंकर नाग पर जा टिकी थी। वह कुछ दूर ही था। यह कौन है? दौलत राम के होठों से निकला। क्या मालूम। और वे दोनों कहाँ गए हैं? मजूमदार और खेड़ा। उनकी बातें नहीं सुनी तुमने? वे कहीं नहीं गए। कविता मंदिर में है। उसे दिखाने के लिए पलटी मारी है कि वे वापस जा रहे हैं। अब कुछ ही देर में छिपकर इधर को आएंगे। फिर तो कविता से हमें भी सावधानी बरतनी चाहिए। अगले ही पल दोनों चौंके। उनकी आंखें सिकुड़ गई। शंकर नाग के पीछे से उन्होंने किसी साए को अंधेरे में उभरते देखा। उसके हाथ में रिवॉल्वर थमे होने का भी एहसास हुआ, जो कि शंकर नाग से जा सटी थी। पठानिया और दौलत राम ने अंधेरे में उस साए को बेझिझक पहचाना। वह कविता देसाई ही थी। कविता को सामने और करीब पाकर उनके दिल धड़क उठे थे। हिलना मत, पठानिया धीमे से फुसफुसाया। और दौलत राम का कहाँ हिलने का इरादा था? वे उसी प्रकार खड़े रहे। कविता और शंकर नाग के बीच होने वाली मध्यम किंतु स्पष्ट बातें उन्होंने सुनी। फिर कविता को शंकर नाग को रिवॉल्वर के दम पर एक तरफ ले जाते देखा। उसके बाद मौत का गहरा सन्नाटा फिर वहां छा गया। कुछ देर और ऐसे ही पड़े रहो, कहीं फिर कोई और ना प्रकट हो जाए, दौलत राम बोला। करीब 2 मिनट बाद वे उठे और वहां से हटकर एक तरफ हो गए। उनकी सतर्क निगाहें अंधेरे में चारों तरफ दौड़ रही थी। मंदिर और उसके गिर्द फैली मौत की चादर फैले होने का एहसास उन्हें हो गया था। अगर यह सब उन्हें न मालूम होता तो वे भारी खतरे में पड़ सकते थे। शिखा मंदिर के भीतर घात लगाए हुए थी। पंचम खेड़ा और सुनील मजूमदार जैसे इंसानी वहशी जानवर वहां पर मंडरा रहे थे, और कविता देसाई मौत की पुतली बनी 70 करोड़ पर कब्जा किए अपने शिकारों को रिवॉल्वर की नोक पर निशाने पर रखी हुई थी, और वे दोनों खुद भी अब इस मौत के खेल में शामिल हो चुके थे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि कविता जिसे रिवॉल्वर के दम पर ली गई है, जो उन तीनों की बातें सुन रहा था, वह कौन हो सकता है? पहले तो कभी उसे देखा नहीं। जाहिर है वह हमारे इसी मामले से जुड़ा हुआ है। जिसे नहीं जानते उसके बारे में जानने की चेष्टा भी मत करो, बाद में सब कुछ सामने आ जाएगा, पठानिया ने दांत भींचकर कहा। जो सामने है सिर्फ उसे ही समझने की चेष्टा करो, उस पर ही सोचो। दौलत राम ने अंधेरे में ही पठानिया के चेहरे को देखने का असफल प्रयास किया। तुम्हारे खेड़ा ने तो तुम्हें कोई खबर नहीं दी और खुद सोने को हासिल करने की फिराक में है, जबकि तुम्हारा उसका आधा आधा हिसाब था। परंतु वह तो मजूमदार को ही गले में लटकाए घूम रहा है, जिसे कि उसने बाद में शूट करके एक तरफ फेंक देने को कहा था, दौलत राम ने एकाएक जले कटे स्वर में कहा। पठानिया के दांत और भिज गए, होठों से खूनी गुर्राहट निकली। तो तुम क्या समझते हो कि इस तरह मजूमदार या खेड़ा सोना हासिल कर लेंगे? पठानिया ने दरिंदगी से कहा। क्यों नहीं हासिल कर सकते? दौलत राम ने व्यंग भरे स्वर में कहा। मैं करने दूंगा तब ना, तो तुम उनको उनके इरादे से रोक लोगे? पठानिया ने सख्त निगाहों से दौलत राम को घूरा। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, ऐसा कि सब भागते नजर आए, परंतु तब हमें नुकसान भी होगा। हमारे हाथ फूटी कौड़ी भी नहीं लगेगी, इसलिए मैं कोई भी उल्टी चाल नहीं चलना चाहता। पठानिया का स्वर सख्त ही था। मसलन अगर मैं इन हालात की डाबर वागले को खबर कर दूं तो? दौलत राम ने कुछ नहीं कहा। पठानिया की बात वास्तव में सही थी। वह अगर डाबर वागले को खबर कर दे कि उनका सोना यहाँ पर है, तो यहाँ फिर डाबर वागले से कोई भी नहीं टकरा सकता था। चुप क्यों हो गए दौलत राम? मैं सोच रहा था कि तुमने वास्तव में सही बात कही है, दौलत राम ने स्वीकारा। मैं ऐसा करने से पीछे नहीं हटूंगा, अवश्य करूंगा, परंतु तब तक मुझे इस बात का एहसास होने लगेगा कि 70 करोड़ का सोना मेरे हाथों से निकला जा रहा है। अभी तो खेल जारी ही रहेगा, पठानिया ने कड़वे स्वर में कहा। अब करें क्या? कविता भी यही है और सोना भी, दौलत राम ने कहा। खेड़ा और मजूमदार भी, दौलत राम ने सहमति में सिर हिलाया। दोनों के बीच चुप्पी व्याप्त रही। मजूमदार और खेड़ा
अब सोने की वैन को तलाश करेंगे। हाँ, और वे नहीं जानते कि कविता देसाई उनकी बातों और हरकतों से वाकिफ हो चुकी है। ऐसे में खेड़ा मजूमदार चूक सकते हैं और कुछ भी हो सकता है। कविता उन्हें निशाना बना सकती है। दौलत राम ने कहा, यह बात तो है। वापस आकर कुछ ही देर में वे दोनों वैन की तलाश करेंगे और ऐसा करते समय हर वक्त ये कविता की निगाहों में उसके रिवॉल्वर के निशाने पर होंगे और वह जब भी चाहेगी उन्हें शूट कर देगी। दौलत राम की बात पर पठानिया ने सिर हिलाया। ऐसा हुआ तो हमारे लिए बेहतर होगा, हमारी राह के 2 कांटे हट जाएंगे। पठानिया ने जहरीले स्वर में कहा, बाजी पलट भी सकती है। घात प्रतिघात में कविता देसाई भी अपनी जान से हाथ धो सकती है। यह भी हमारे हक में होगा। आखिर वह भी तो हमारी दुश्मन है। सोना पाने के लिए उससे भी तो टक्कर लेनी ही पड़ेगी। यानी जो भी मरेगा उससे हमारे दुश्मनों की गिनती में कमी हो जाएगी। जो भी हो, यहाँ के हालात बहुत खतरनाक हो चुके हैं। यह शांति जैसे जलजला आने का संकेत दे रही है। कहीं ऐसा न हो कि पंचम खेड़ा अपने आदमियों को बुला ले। अगर उसने अपने आदमियों को बुला लिया तो समझो सोना उससे कोई नहीं ले सकता। बेशक डाबर वागले के कमांडोज यहाँ पहुँच जाए, उस स्थिति में यहाँ खून ही खून होगा। दौलत राम का कहना सही था। ऐसा हो गया तो फिर बहुत कुछ हो जाएगा। इसलिए बेहतर यही था कि सारा मामला जल्दी से जल्दी फौरन निपटे, खून की नदी बहने की नौबत ही न आए। क्या सोच रहे हो? दौलत राम बोला। कुछ नहीं, अब हम क्या करें? खेड़ा मजूमदार फील्ड में है, उनके सामने पड़ना ठीक नहीं है। उधर कविता हर उस इंसान की घात में भटक रही है जो उससे सोना झपट लेना चाहते हैं। हम दोनों पार्टियों में से किसी के भी हत्थे चढ़ गए तो समझो गए। मेरे ख्याल में हमें खुद को छिपाकर रखना चाहिए, कोई हमें ना देखे और हम सबको देखते रहें और आखिरी मौका देखकर अपना काम कर गुजरे। पठानिया ने दौलत राम को देखा। दौलत राम भी यही सोच रहा था कि अभी उनके कुछ करने का वक्त नहीं आया। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। सब पर निगाह रखकर मुनासिब मौके का इंतजार करते हैं। अभी शुक्र समझो कि सबसे बड़ा दरिंदा यहाँ नहीं पहुँच पाया। पठानिया ने एकाएक कहा। कौन? किसकी बात कर रहे हो? देवराज चौहान की। देवराज चौहान? दौलत राम के होठों से निकला। हाँ, अगर वह भी यहाँ पहुँच जाए तो गोला बारूद से कम धमाके नहीं होंगे। वह यहाँ मौजूद सबका बाप ही है जैसे। मैं तो भगवान से यही कामना करता हूँ संयोग से भी वह यहाँ ना पहुँच सके। उसके आ जाने से सोना हासिल करने की जो रही सही उम्मीद है वह भी मिट्टी में मिल जाएगी। पठानिया ने गहरी सांस ली। अब दौलत राम उसे कैसे बताता कि वह देवराज चौहान के साथ ही काम कर रहा है। उसके साथ तो मजबूरी में है और देवराज चौहान ने भी अब तक यहीं होना था। अगर उसे देवराज चौहान को सारी खबर देने का मौका मिल जाता। देवराज चौहान के यहाँ होने पर तो हालात का रुख ही कोई और होना था। तुम ठीक कह रहे हो, देवराज चौहान यहाँ होता तो तस्वीर का चेहरा ही दूसरा होता। दौलत राम ने कहा। परंतु एक बात और मेरे दिमाग में खटकी है। अगर वह सही खटक रही है तो क्या क्या बात है? पठानिया ने अंधेरे में उसका चेहरा देखने की चेष्टा की। क्षण भर की खामोशी के बाद दौलत राम ने कहा, तुम क्या समझते हो कि डाबर वागले इस मामले में हाथ पर हाथ धरे बैठे होंगे? पठानिया के चेहरे पर बेचैनी उभरी। मैं नहीं समझता कि 70 करोड़ के सोने के प्रति वे लापरवाह होंगे या फिर जगमोहन को अपने नीचे दबाकर देवराज चौहान को सोना तलाश करने को कहकर निश्चिंत होकर बैठ गए होंगे। दौलत राम का स्वर गंभीर था। डाबर वागले के पास बेहद खतरनाक कमांडो है। चीफ कमांडो खुराना का तो कहना ही क्या। ऐसा बड़ा दरिंदा मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। इन सब के होते हुए मेरे ख्याल में डाबर वागले खामोश बैठे नहीं रह सकते। डाबर वागले के इशारे पर खुराना अवश्य तेजी से अपने खतरनाक हाथ पांव फैला रहा होगा और भगवान न करे कहीं उसे यहाँ की भनक पड़ गई, वह यहाँ पहुँच गया तो तब क्या होगा? खुराना को तो तुम अच्छी तरह जानते हो ना पठानिया। पठानिया के चेहरे पर फैली व्याकुलता और भी गहरी हो गई। मेरी बात पसंद नहीं आई? आई। पठानिया ने गंभीरता से सिर हिलाया। तुम शायद ठीक कह रहे हो। खुराना जैसे इंसान के पास होते हुए डाबर वागले खामोश नहीं बैठने वाले। खुराना अवश्य इस मामले में कोई कदम उठा रहा होगा और उसका वह कदम इस तरफ उठ गया तो तबाही, खून खराबा निश्चित है। पठानिया ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि खुराना को इधर का रास्ता नहीं आएगा। भला वह कैसे यहाँ पहुँच सकता है? हम पहुँच सकते हैं तो वह क्यों नहीं पहुँच सकता? कुछ भी हो सकता है। दौलत राम ने अंधेरे में निगाह दौड़ाते हुए कहा।
छोड़ो इन बातों को, हमें अपने काम की तरफ ध्यान देना है और आगे पीछे का भी ध्यान रखना है कि किसी की रिवॉल्वर की नाल हमारे शरीर में ना सटे। आओ देखते हैं खेड़ा मजूमदार कहाँ है, उन्होंने वैन को तलाश किया है कि नहीं। कविता देसाई रिवॉल्वर की नाल के दम पर शंकर नाग को ऐसी दिशा में ले गई जहां से वह मंदिर पर ऊंची जगह से निगाह रख सके। इस दौरान उन दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई थी। शंकर नाग का चोर दिमाग अपनी ही उधेड़-बुन में था और कविता देसाई आसपास के माहौल का जायजा लेते हुए चुप थी। उसकी आंखें अंगारे की तरह सुलग रही थी। सिर से पांव तक वह दरिंदगी भरे भाव से अटी पड़ी थी। अपने ख्याल से वह 70 करोड़ के सोने के साथ ऐसी जगह आ छिपी थी जहां कोई नहीं पहुंच सकता था, कोई उसे तलाश नहीं कर सकता था, किसी को उसके छिपने की जगह के बारे में नहीं मालूम हो सकता था। कविता को पूरा विश्वास था, परंतु उसके छिपने की जगह के बारे में सबको मालूम हो गया, उसे तलाश भी कर लिया होगा और अब सोना हत्याने आप ही पहुंचे थे, जबकि सोने की वह अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत कर रही थी। कविता देसाई को गलती का एहसास हो चुका था यहाँ छिपकर। तब रात थी जब वह वैन लेकर भागी थी। उसके पास भरपूर वक्त था। वह वैन सहित अजमेर से ही निकल जाती तो बेहतर रहता। दूसरे शहर में कोई खतरा सामने आता तो उससे शायद वह निपट भी लेती। बार बार उसके मस्तिष्क में जयपुर का ध्यान आ रहा था। उस रात वह जयपुर का रुख करती तो भोर के उजाले के साथ जयपुर पहुंच जाती और जयपुर में उसका दूर का रिश्तेदार मामा रहता था। उसके यहाँ जाकर कुछ दिनों के लिए आराम से टिक सकती थी। वहाँ तो कोई भी नहीं पहुँच सकता था, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि उसका कोई दूर का मामा है। इस बारे में उसने कभी किसी से जिक्र नहीं किया था, परंतु जो होना था वह तो हो ही चुका था। कविता बेहद बेचैन और परेशान थी। 70 करोड़ का सोना उसके कब्जे में था। उसे पूरा विश्वास था कि बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना भी वह आसानी से कर सकती है, परंतु खेड़ा और मजूमदार भी कम नहीं थे। जरा सी चूक होते ही उसे भून कर रख देंगे। और मंदिर के भीतर शिखा मेहता डेरा जमाए बैठी थी, और वह खामखा तो बैठी नहीं थी। वह कितनी खतरनाक है, कविता को इस बारे में पूरी तरह एहसास था। यहाँ 3 खतरनाक हस्तियाँ मौजूद थी और चौथा अनजान इंसान उसकी रिवॉल्वर के निशाने पर। आसपास निगाहें दौड़ाते हुए कविता ने दांत भींचकर कहा, रुक जाओ। शंकर नाग ने फौरन अपने कदम रोक दिए। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, कविता देसाई ने मौत से भरे स्वर में कहा। जो मैं जानना चाहूँ उसका जवाब तुरंत देते जाओ, इसी में तुम्हारी खैर है, वरना मौत ही तुम्हारी झोली में आएगी। शंकर नाग को लगा कि अब बात शुरू करने का वक्त आ गया है। शिखा की दगाबाजी का जवाब कैसे देना है, वह इस बात का फैसला कर चुका था। चोर दिमाग का शंकर नाग किसी नाग से कम नहीं था। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने तुम्हारी आवाज़ पहले भी सुन रखी है, शंकर नाग ने शांत स्वर में कहा। कहानियाँ मत डालो, जो मैं पूछती हूँ उसका जवाब दो। घूमो, पलटो मेरी तरफ। शंकर नाग घूमा, पलटा। दोनों ने अंधेरे में एक दूसरे को देखा और पहचानने लायक चंद्रमा की रोशनी थी ही। 2 क्षणों के बाद ही कविता देसाई चौंकी, बल्कि जोरों से चौंकी। शंकर नाग को उसने पहचान लिया था। शंकर नाग, तुम? कविता के होठों से निकला। और कविता, तुम? शंकर नाग ने ज़्यादा हैरानी जाहिर नहीं की। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो मंदिर के भीतर कहीं छिपा होना चाहिए था, या फिर 70 करोड़ के सोने के पास होना चाहिए था। कविता की हैरानी गायब हो गई, उसकी आंखें सिकुड़ गई। तुम यह बात कैसे जानते हो? मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ, शंकर नाग ने संयंत्र शांत स्वर में कहा। कविता देसाई चंद्रमा की रोशनी में उसे देखती रही, फिर चुप्पी को तोड़ा। मैं जो पूछूं उसका जवाब देते रहना शंकर नाग। तुम खामखा ही फुटकर में पूछोगी, मैं तुम्हें एक साथ ही सब कुछ बता देता हूँ, फिर जो बचा हो वह पूछती रहना, शंकर नाग ने भोलेपन से सामान्य स्वर में कहा। सबसे पहले इतना तो जान लो कि तुम्हारी जिंदगी बहुत बड़े खतरे में है, कभी भी मौत तुम्हें मिल सकती है। कविता के होठ भींच गए, वह डायन सी लगने लगी। उसने एक निगाह मंदिर की तरफ डाली, उसके बाद आसपास देखा, फिर कह उठी, मेरे साथ आओ। कहाँ? मंदिर के पिछवाड़े, वहाँ चलकर बात करेंगे, यहाँ मैं ज़्यादा देर नहीं रह सकती। शंकर नाग समझ गया कि कविता देसाई अब सोने वाली वैन के करीब पहुँचना चाहती है, ताकि सोने को किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो, अगर हो तो उसे संभाल ले। दोनों मंदिर के पिछवाड़े पहुँचे। वहाँ पर गहरा अंधेरा छाया हुआ था, हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। पहाड़ और पेड़ मात्र काले साए बनकर रह गए थे।
कविता देसाई एक तरफ जाकर ठिठक गई। वह चट्टानी पत्थर की ओट में थी शंकर नाग के साथ। शंकर नाग की चोर निगाह फौरन चारों तरफ घूमी। कहीं भी उसे वैन नजर नहीं आई, परंतु 20-25 गज दूर पेड़ों के झुरमुटों को देखकर उसने हिसाब लगा लिया कि वैन को यहाँ छिपाया जा सकता है या फिर यहीं छिपाई गई हो। यकीनन अगर वैन यहाँ कहीं है तो इन्हीं पेड़ों के झुरमुट में है। अब बताओ जो भी तुम जानते हो। शंकर नाग ने कविता के हाथ में थमी रिवॉल्वर को देखा। बातों के बीच रिवॉल्वर की क्या जरूरत है? शंकर नाग बोला। इस समय यह तुम्हारे लिए नहीं है, कविता ने दांत भींचकर कहा। शंकर नाग ने सिर हिलाया, फिर शुरू हो गया। 1 से लेकर 100 तक सारी बात सच सच बता दी। पुजारी सिकंदरानाथ से लेकर शिखा मेहता और उस मंदिर तक पहुंचने की बात। शंकर नाग ने कुछ छिपाया इसलिए नहीं कि उसका कोई फायदा नहीं था, बल्कि सब कुछ बता देने में इस बात का फायदा था कि वह कविता को पूरी तरह अपने विश्वास में ले सकता था। शंकर नाग ने बात समाप्त की। कविता देसाई के मस्तिष्क में जैसे धमाके होने लगे और इन धमाकों की वजह थी पुजारी सिकंदरानाथ का असली रूप उसके सामने उजागर होना। सिकंदरानाथ पर तो उसे पूरा बहुत ही ज्यादा भरोसा था और वही रिवॉल्वर लिए उसकी घात में था। आज दिन में वह रिवॉल्वर का इंतजाम कर लाया था, यानी कि आज रात उसे उड़ाकर सोने से भरी वैन उसने ले जानी थी। कविता देसाई का चेहरा दरिंदगी से भर उठा। अगर शिखा मंदिर में न पहुंची होती तो सिकंदरानाथ ने कब का उसे बनने लगा देना था और वैन और सोने को लेकर उड़ चुका होता, परंतु शिखा के कारण वह कस मसाकर रह गया। तो यह साला कुत्ता भी सोने के फेर में है। तभी तो दोनों दिन बहाने लगाकर अजमेर गया, एक बार उसकी हरकत का पता करने और दूसरी बार रिवॉल्वर का इंतजाम करने। कविता देसाई ने पुनः अपना ध्यान शंकर नाग पर लगाया। और वे तीनों जो तुम्हारे पास बातें कर रहे थे? जानते हुए भी कविता ने पूछा। कौन कौन थे वे? शिखा, पंचम खेड़ा और सुनील मजूमदार। कविता के दांत पिच गए। क्या बातें कर रहे थे? जो कहना सच और साफ कहना, कविता ने चेतावनी भरे स्वर में कहा। इस वक्त मैं तुम्हारे सामने सच ही कह रहा हूँ। वजह? पहले सब कुछ सुन लो, वजह खुद ब खुद मालूम हो जाएगी तुम्हें। बोलो। शंकर नाग ने स्पष्ट बताया कि तीनों क्या बातें कर रहे थे, क्या करने का इरादा रखते हैं और क्या करने जा रहे हैं। खेड़ा और मजूमदार सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए वापस पलटे हैं। अब शायद छिपकर वापस जा रहे होंगे और इस वक्त उन्हें उस मैटाडोर वैन की तलाश है जिसमें 70 करोड़ का सोना है। कहकर शंकर नाग ने कविता के चेहरे पर निगाह मारी। और मेरे ख्याल में वह वैन आसपास ही कहीं होनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों के सोने को कहीं छोड़कर तुम यहाँ तो निश्चिंत होकर रहने से रही। मैंने ठीक कहा है ना कविता? कविता देसाई मौत किसी निगाहों से उसे देखती रही। शंकर नाग को महसूस हो रहा था कि वह ठीक रास्ते पर चल रहा है। और इस बात की वजह भी तुम्हें मालूम हो गई होगी कि मैं सच क्यों बताए जा रहा हूँ। शिखा पहले मेरे साथ थी और खेड़ा मजूमदार के सामने आते ही उनकी तरफ हो गई। वह शिखा तो थाली के बैंगन से भी तेज गति से मेरी तरफ से लुढ़ककर उन दोनों की तरफ सरक गई थी। धोखेबाजी की भी हद होती है। मुझे मौत के मुंह में लाकर खड़ा कर दिया और खुद दूसरे का हाथ थाम लिया। कविता खुद को बुरी तरह फंसी महसूस कर रही थी। 70 करोड़ का सोना उसके पास था और उस सोने को पाने की खातिर हर कोई उसकी जान का दुश्मन बना बैठा था। सिकंदरानाथ, जिसकी दगाबाजी के बारे में उसने सोचा भी नहीं था, वह रिवॉल्वर छिपाए उसे उड़ाने की फिराक में था, सिर्फ उसी सोने की खातिर। शिखा मेहता, जो कि उसकी खास सहेली थी, दोनों ने मिलकर कई बार बड़े बड़े खतरों वाले काम किए थे। उसकी जान की ग्राहक बनी खतरनाक बिल्ली की भांति मंदिर में घूम रही थी। मजूमदार, जो उसके साथ जिंदगी बिताने का इरादा रखता था, सोने की खातिर भेड़िया बना उसकी टोह में था। और पंचम खेड़ा, उसका तो कहना ही क्या, वह तो जीता जागता दरिंदगी का नमूना था और मजूमदार का उसे साथ हासिल था। यानी उसके हर तरफ दरिंदे थे, वहशी थे, मौत के दूत थे। किस किससे वह अकेली जान बचती रहेगी? किसी मौके पर तो किसी की गोली उसका भेजा उड़ाएगी ही। कविता को सोना तो हाथ से निकलता दिखाई दे रहा था, साथ ही उसे यह भी महसूस होने लगा था कि सोने को बचाने के चक्कर में वह अपनी जान से भी हाथ धो बैठेगी। बेशक वह कितनी ही खतरनाक सही, लेकिन एक साथ इन सब दरिंदों से नहीं निपट पाएगी वह। तभी शंकर नाग बोला, अभी तो शुक्र करो कि देवराज चौहान यहाँ पर नहीं है, वरना यहाँ का तो नक्शा ही कुछ और होता। देवराज चौहान? कविता ने अजीब सी निगाहों से शंकर नाग को देखा। हाँ, देवराज चौहान कौन है?
तुम नहीं जानती क्या? शंकर नाग के चेहरे पर वास्तव में हैरानी उभरी। नहीं, कमाल है। देवराज चौहान, अंडरवर्ल्ड का थंब, जिससे बड़े बड़े दादा कतराते हैं, कई प्रदेशों की पुलिस उससे कतराती है और कानून को बुरी तरह उसकी तलाश है, और वह है कि अक्सर डकैतियां लूटमार करता रहता है, किसी से डरता नहीं है, किसी की परवाह नहीं करता। आज तक अरबों रुपए की डकैतियां लूट कर चुका है, ना तो कभी कानून की गिरफ्त में आया है और ना ही कभी हारा है किसी काम से। मेरी निगाहों में तो तोप का गोला है वह, आंधी तूफान से भी कहीं ज्यादा डेंजर है वह। हाँ हाँ, अब समझ आ गई कि तुम किस देवराज चौहान की बात कर रहे हो, लेकिन देवराज चौहान का इस मामले से क्या वास्ता? कविता और भी हैरान परेशान और भय से भर उठी। क्या वास्ता? शंकर नाग ने हैरानी से पूछा। तुम नहीं जानती कि उसका इस मामले से क्या वास्ता? नहीं, उसे तो मजूमदार ने स्पष्ट पहचाना था। कब? जब खेड़ा और मजूमदार डकैती डाल रहे थे 70 करोड़ के सोने पर। लेकिन तब वह वहां कहाँ था? कविता देसाई की हालत अजीब सी हो रही थी। वह गार्ड, चीफ गार्ड, ठक्कर बाबा, वही तो है देवराज चौहान। कविता देसाई का मुंह खुला का खुला रह गया। वह ठक्कर बाबा, देवराज चौहान? कविता देसाई के गले में फंसी फंसी सी आवाज निकली। हाँ, वही तो है देवराज चौहान। कविता देसाई के होठों से कई पलों तक कोई शब्द नहीं निकला। वह शंकर नाग को ही देखती रही। शंकर नाग शांत सा खड़ा था। कविता की दिमागी हालत को वह महसूस कर रहा था। सुना है वह भी 70 करोड़ के सोने पर हाथ फेरने जा रहा था। खेड़ा मजूमदार की कुछ समय बाद ही उसका प्लान सोने पर हाथ फेरने का था, परंतु वे पहले हाथ मार गए। शंकर नाग ने जल्दी से कहा, जाहिर है देवराज चौहान कलप तो रहा होगा कि उसके खाने में कोई और हाथ मार गया। ऐसे में वह उसे बख्शने वाला तो नहीं, और वह सोना तुम्हारे कब्जे में है। सोच लो इस समय क्या हालात पैदा हो रहे हैं। कविता देसाई को ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर पर पहाड़ टूट पड़ा हो। खेड़ा, मजूमदार, शिखा, सिकंदरानाथ को सामने पाकर वैसे ही वह आदी हो गई थी। परंतु अब देवराज चौहान, उसने बहुत अच्छी तरह सुन रखा था कि देवराज चौहान ऐसा वहशी दरिंदा है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कर भी सकता है, परंतु अभी तक ऐसा कोई इंसान सामने नहीं आया। आया हो भी तो कम से कम उसे मालूम नहीं था। बहरहाल यह तो जाहिर था कि देवराज चौहान अगर इस मामले में है तो किसी भी चीज़ की, किसी भी बात की, किसी भी विश्वास की गारंटी नहीं। और अगर देवराज चौहान यहाँ पहुँच गया तो 70 करोड़ का सोना भी उसका नहीं, किसी का भी नहीं होगा। वह सिर्फ देवराज चौहान का होगा। कविता देसाई के मस्तिष्क में होने वाले धमाकों में बढ़ोतरी हो गई थी। अब जाने क्यों उसे पूरा विश्वास सा होता जा रहा था कि सोना उसका नहीं होने वाला, क्योंकि देवराज चौहान जैसे इंसान का यहाँ पहुँचना कोई भी कठिन नहीं। जब ये लोग पहुँच सकते हैं तो देवराज चौहान जैसी शख्सियत क्यों नहीं पहुँच सकती? वह तो इन सबके गुरु का भी गुरु है। कुछ देर के लिए कविता देसाई सबको भूलकर देवराज चौहान में ही उलझकर रह गई। शंकर नाग की आवाज़ ने उसकी सर्द, भयपूर्ण विचारधारा को तोड़ा। क्या सोच रही हो? कविता देसाई ने सोचों पर रोक लगाकर शंकर नाग पर निगाह मारी। तुम तो बहुत खतरनाक बात बता रहे हो। देवराज चौहान, वह तो, जो सच था मैंने तुम्हें बता दिया। अगर वह यहाँ आ पहुँचा तो किसी की खैर नहीं। कविता देसाई एकाएक किसी प्रेतनी की तरह लगने लगी। शंकर, हाँ, अब तुम अपने बारे में सोचो। शिखा की तरफ हो या फिर मेरी तरफ होना चाहते हो? कविता देसाई की आवाज़ में मौत के से सर्द भाव थे। उसकी आंखों में व्याकुलता, दरिंदगी और पागलपन के भाव नाच रहे थे। शंकर नाग उन सब भावों को पहचान चुका था। साथ ही उसे कविता पर तरस भी आ रहा था कि कविता को इस समय किसी की भी भरपूर सहायता की जरूरत थी। वह अकेली पड़ गई थी। तुम्हारे साथ रहकर मुझे क्या मिलेगा? शंकर नाग ने सीधी बात की। मिल जाएगा। बात साफ हो जाए तो बेहतर होगा, और यह मत भूलना कि जान का खतरा मुझे भी है। क्षणिक खामोशी के पश्चात कविता देसाई बोली, 5 करोड़ तुम्हें दे दूंगी, किसी और को ढूंढ लो। क्यों? तुम्हारी और मेरी स्थिति इस समय एक सी है। भूल जाओ इस बात को कि सोना तुम्हारे कब्जे में है। हालात के मुताबिक सोना किसी के भी कब्जे में नहीं है। समझो सामने कहीं पड़ा है और उसे लेने वाले कई हैं। जो ले गया ले गया। इसलिए 70 में से 5 करोड़ वाला मजाक मेरे सामने नहीं चलने वाला, शंकर नाग ने कहा। कविता के होंठ भींच गए। शंकर नाग का कहना गलत नहीं था। 5 करोड़ कम नहीं होते शंकर नाग, खास तौर से तुम जैसे चोर के लिए।
चोर साहूकर की बात बहुत पीछे छूट चुकी है। मैं तो 35 करोड़ पाने के लिए यहाँ आया हूँ, जिसके बारे में कोई गारंटी भी नहीं कि वह हाथ लगे या ना लगे। शंकर नाग ने स्थिर लहजे में कहा। और तुम 5 करोड़ देने की बात तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारे पास रखा है और वह उठाकर तुमने मुझे दे देना है। कविता देसाई कुछ नहीं बोली। वैसे मैं 5 करोड़ में भी मान सकता हूँ, अगर तुम 5 करोड़ अभी अभी मेरे हवाले कर दो, ताकि कुछ तो गारंटी रहे कि हाथ कुछ लगा, वरना बाद में क्या भरोसा। अगर 5 अभी नहीं दे सकती तो सौदा आधे आधे में पटेगा। इस समय तुम घिरी बैठी हो, तुम्हें सहायता की भरपूर ज़रूरत है। इस वक्त तुम सिर्फ अपनी जान ही बचाने के लायक हो। कहीं भागकर अपनी जान बचा लो, वह भी तब कि अगर अभी से भागना शुरू कर दो, नहीं तो बाद में वह भी कठिन हो जाएगा। परंतु सोना बचाने के लायक अब तुम नहीं रही। कह नहीं सकता कि सोना कौन ले जाता है, किसके हाथ लगता है, इसलिए सोने को अपनी जायदाद समझना छोड़ दो। समझो अब यह पब्लिक का माल है। कविता देसाई कुछ नहीं बोली। जिस तरह सबका निशाना गोल्ड है, ठीक उसी तरह उनका निशाना तुम भी हो। सभी यह भी जानते हैं कि सोने को हाथ लगाने से पहले तुम्हारा सफाया करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो तुम उनका सफाया कर दोगी। सब हालात तुम्हारे सामने हैं, सोच लो, समझ लो, और यह बात तो बिल्कुल ही अपने दिमाग से निकाल दो कि सोने पर इस समय तुम्हारा कोई हक है। सोने पर इस समय जितना खेड़ा, मजूमदार, शिखा या मेरा हक है, उतना ही तुम्हारा हक है। कविता देसाई पहले ही इन सारे हालात से वाकिफ थी। वह जानती थी कि बाजी उसके हाथ से काफ़ी हद तक निकल चुकी है। मजूमदार से किनारा कर लेना अब उसे काफ़ी महंगा महसूस हो रहा था। मजूमदार अगर इस वक्त उसके साथ होता तो सब कुछ ठीक रहना था, परंतु मजूमदार को अपने विश्वास में लेना अब कठिन था। पूछने पर उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि वैन ले उड़ने के पश्चात अब तक उसे अपने बारे में फ़ोन क्यों नहीं किया, खुद के यहाँ होने की इत्तला क्यों नहीं दी। स्पष्ट था कि इसलिए नहीं दी कि उसके मन में 70 करोड़ ले उड़ने की बेईमानी आ चुकी थी। शायद एक बार की वह अकेले में तो सुनील मजूमदार को समझा बुझा भी लेती, परंतु पंचम खेड़ा जैसा काइयाँ साथ हो तो वह अपने किसी भी काम में सफल नहीं हो सकती थी। मुझे तुम्हारी बात मंजूर है शंकर नाग, कविता ने कहा। क्या मंजूर है? 5 करोड़ अभी दे रही हो या बात के लिए आधे आधे में सौदा तय कर रही हो? आधे आधे में। मन में कोई खोट तो नहीं? नहीं। शिखा की तरह थाली का बैंगन तो नहीं बन जाओगी? तुम बहुत ज़्यादा बोलने लगे हो शंकर नाग। जवाब दो मेरी बात का। मेरी तरफ से कोई चीटिंग नहीं होगी, सौदा बराबर का और साफ सुथरा होगा। ठीक है। शंकर नाग ने सिर हिलाया। तुम्हारे पास कोई हथियार तो नहीं होगा? है। हरामी सिकंदरा नाथ वाली रिवॉल्वर है, गोलियां उसमें भर रखी हैं। वह ठीक ठाक है, बढ़िया काम देगी। वह सामने पेड़ों की झुरमुट में वैन खड़ी है जिसमें 70 करोड़ का सोना है। कविता देसाई ने सर्द लहजे में कहा। अपनी कोई भी जगह चुन लो, जो भी वैन की तरफ बढ़ने की चेष्टा करे उसे उड़ा दो, गोलियां बर्बाद मत करते रहना। शंकर नाग ने पुनः पेड़ों की झुरमुट की तरफ निगाह मारी। वैन बंद है या खुली? बंद, तालाबंद। चाबी? मेरे पास। और तुम क्या करोगी? यही कोशिश कि वैन तक कोई सलामत ना पहुंच सके, कविता देसाई ने दरिंदगी से कहा। इस तरह तो वैन यहीं पर खड़ी रहेगी और खतरा बढ़ता रहेगा, शंकर नाग बोला। वैन यहाँ नहीं खड़ी रहेगी। पहला मौका मिलते ही मैंने वैन को यहाँ से ले भागना है। तब यह तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम मेरी इस हरकत पर नज़र रखो और जाते समय मेरे साथ हो लो, कविता देसाई ने गंभीर स्वर में कहा। शंकर नाग ने हौले से सिर हिलाया। दोनों की निगाहें पुनः अंधेरे में दौड़ने लगी। खेड़ा और मजूमदार अब पलटकर वापस आते ही होंगे, शंकर नाग बोला। कविता देसाई का चेहरा अंधेरे में बहुत खतरनाक लग रहा था। उसकी आंखें खतरनाक अंदाज में चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस समय दुनिया को भस्म करने का हौसला और इरादा रखती हो। तुम अपने लिए कोई ठिकाना ढूंढ लो। उन पेड़ों के झुरमुट की तरफ जो भी आए उसे शूट कर दो। वहाँ 8 पेड़ हैं, सावधान रहना। जरा सी लापरवाही जान और सोने दोनों से हमें दूर कर सकती है। मैं खुद भी कोई मुनासिब जगह तलाश कर लेती हूँ। हमारी पहली और आखिरी कोशिश होगी कि यहाँ मौजूद लोगों में से ज़्यादा को शूट करना। तुमने तब क्यों नहीं शूट किया जब वे तीनों बातें कर रहे थे? शंकर नाग बोला। तब मैं हालात से ठीक तरह वाकिफ नहीं थी और मैं यह भी नहीं चाहती थी कि मुझसे कुछ गलत हो जाए। खेड़ा या मजूमदार में से एक भी मर गया तो खतरा आधे से कम हो जाएगा। शिखा या सिकंदरा नाथ की मुझे खास परवाह नहीं है, उन्हें तो मैं गोद में लोरी देकर ही प्यार से सुला दूंगी।
कविता अब जैसे डायन लग रही थी। वह रहा, वह शायद मजूमदार है, पठानिया ने धीमे स्वर में कहा। पठानिया और दौलत राम मंदिर के एक तरफ अंधेरे में सुरक्षित जगह पर छिपे हुए थे। उनकी निगाह चारों तरफ घूम रही थी। उन्हें पूरा भरोसा था कि मैटाडोर वैन की तलाश में खेड़ा या मजूमदार मंदिर की अगल बगल से निकलकर ही पिछवाड़े की तरफ जाएंगे, और उनका विचार सही निकला। यह साला वैन की तलाश में जा रहा है, दौलत राम बोला, और खेड़ा मंदिर की दूसरी तरफ पिछवाड़े की तरफ जा रहा होगा। पठानिया ने होठ भींचे। हाँ, दुरुस्त ख्याल है तुम्हारा, साले, दौलत राम ने कड़वे स्वर में कहा। दोनों दबे पांव चीते की तरह मजूमदार को आगे बढ़ते देखते रहे। वह दोनों की निगाह में था और उसके ख्याल से कोई भी उसे देख नहीं रहा था। खूनी खेल जारी था। यह तो वैन को तलाश कर लेगा, पठानिया बोला। हाँ, कविता देसाई कहाँ है? वह आंखें बंद किए तो बैठी नहीं होगी, पठानिया ने कहा। आंखें बंद की छोड़ो, बल्कि ऐसे मौके पर उसने 2 आंखें और लगा ली होंगी। जानते नहीं उसे? जानता हूँ, तुमसे ज़्यादा अच्छी तरह जानता हूँ, पठानिया शब्दों को चबाकर कह रहा था। उसी तो औरत समझना सबसे बड़ी भूल है। वह तो किसी दरिंदे का खतरनाक रूप है। तुम देखना, वह खेड़ा मजूमदार को वैन को हाथ तक नहीं लगाने देगी। 70 करोड़ का सोना तो इस समय उसके लिए जान से ज़्यादा कीमत रखता होगा। इसी सोने के लिए तो उसने सबसे जान की दुश्मनी ले रखी है। मतलब कि अब किसी भी समय गोलियां चल सकती हैं। हाँ, कभी भी शूटिंग के शोर की आशा तुम रख सकते हो। पठानिया के स्वर में खतरनाक भाव थे। तुम मंदिर के भीतर मौजूद शिखा को, सिकंदरा नाथ को भूल रहे हो। मैं किसी को नहीं भूल रहा, सब याद रहता है मुझे, दौलत राम। वे दोनों भी दौलत के शिकारी हैं और भीतर घात में बैठे हैं। उन्हें बाहर के हालात का जरा भी आभास नहीं। अगर होता तो इस तरह भीतर निश्चिंत होकर न बैठे होते। वैसे इन हालात में मंदिर के भीतर ही बैठे रहो तो सुरक्षित रहेंगे। बाहर आने पर उन्हें मौत ही हासिल हो सकती है। दोनों की निगाह मजूमदार पर ही थी, जो मंदिर पार करके पिछवाड़े के अंधेरे से भरे हिस्से में गुम होता जा रहा था। चंद्रमा की चांदनी चारों तरफ छिटकी हुई थी। हम भी चलें? दौलत राम बोला। कहाँ? मंदिर के पिछवाड़े, जिधर मजूमदार गया है। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? क्यों? बेकार में गोलियों के बीच जाने का क्या फायदा? वहाँ जो होना है वह तो होना ही है। हमारे पहुँचने से मामला और भी खतरनाक हो सकता है। किसी को हमारी मौजूदगी का एहसास नहीं है। यह हमारे लिए फ़ायदे की बात है। तो हम यहीं रहेंगे? हाँ, पहले कविता, खेड़ा, मजूमदार और सिकंदरा नाथ को भी अपनी कर गुजर लेने दो, पठानिया ने ठोस स्वर में कहा। तब तक ये लोग या कोई भी 70 करोड़ के सोने वाली वैन पर कब्जा कर लेगा, पठानिया। पठानिया मौत की हंसी हंसा। अच्छा, कब्जा करके वह क्या करेगा? पठानिया की आवाज़ में मौत की झलक थी। दौलत राम ना समझने वाली निगाहों से पठानिया को देखने लगा। ठंडे ठंडे बैठे रहो दौलत राम, छलांग मारने की चेष्टा मत करो। आखिरी हाथ हमारा ही होगा, पठानिया ने दांत भींचकर स्वर में कहा। वैन या सोना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसे जेब में डालकर टहलते हुए यहाँ से निकल जाया जाए। ये चीज़ें जिसके कब्जे में आएंगी, धूम धड़ाके के साथ ले जाएगा उसे। यह तो है। तब सबसे बढ़िया वक्त होगा हमारे सामने आने का। तब बहुत कम लोग हमारे सामने टकराव के लिए होंगे। इस समय छोटी सी जंग में कूदकर बेवकूफ़ी का सबूत देना होगा। दौलत राम के होठ सिकुड़ गए। सही कह रहे हो तुम। हमेशा ही समझदारी की बात करते हो या कभी कभी करते हो? पठानिया ने कुछ नहीं कहा। उसकी सतर्क निगाह चारों तरफ घूम रही थी। दौलत राम, पठानिया बोला। हाँ, हालात का कुछ पता नहीं। हमारे पास रिवॉल्वरें हैं, 6-6 गोलियां हैं उनमें बस, जो कि शायद वक्त आने पर कम पड़ सकती हैं। सारा खेल हमारे हाथ से निकल सकता है, पठानिया ने कहा। शायद यह बात भी तुम्हारी सही है, जबकि मैं किसी मौके पर चूकना नहीं चाहता। जीप में पीछे वाले हिस्से में एयरबैग है, उनमें ग्रेनेड पड़े हैं। ग्रेनेड? दौलत राम चौंका। हाँ, तुम जाओ और फौरन उसे लेकर आओ। ग्रेनेड जीप में लेकर चले थे तुम? नहीं, ऐसे किसी बुरे वक्त के लिए मैं अक्सर ही अपने साथ रखता हूँ। जीप के पीछे वाले हिस्से में 1 बाई 1.5 फुट का बक्सा फिट है, जिस पर ताला लगा है और उस पर टूल बॉक्स लिखा है। उसमें ही वह एयरबैग है। ताला तोड़ लेना। चाबी मेरे पास नहीं है, जीप में छिपा कर रखी है। इस समय अंधेरे में मिल नहीं पाएगी तुम्हें। जल्दी जाकर ले आओ उसे। यह काम तुम खुद ही कर लो, मैं कहाँ ताला तोड़ता फिरूंगा। अपनी और मेरी उम्र का लिहाज करो, क्यों मुझे दौड़ा रहे हो?
क्या हुआ है तुम्हारी उम्र को? बूढ़े तो हुए नहीं, 45-50 में ही नाच रहे हो अभी। बहस करके वक्त बर्बाद मत करो, जाओ तुम यहीं फिट रहना, चिंता मत करो, यहाँ से हिलने का मेरा कोई इरादा नहीं है, पठानिया ने सख्त स्वर में कहा। दौलत राम चला गया और 20-25 मिनट के पश्चात एयर बैग सहित वापस लौट भी आया। सब ठीक है? आते ही दौलत राम ने पूछा। हाँ, पठानिया ने उस पर निगाह मारी। ले आए? ले आया। बैग पास ही रखता हुआ वह बोला, मेरे ख्याल में हमें मंदिर के पिछवाड़े की तरफ चलना चाहिए। हम दूर ही रहेंगे, कम से कम हालात पर निगाह तो रख सकेंगे। पठानिया ने क्षण भर सोचा, फिर सिर हिलाकर बोला, ठीक है, लेकिन हमें उनकी निगाह में नहीं आना और वक्त से पहले बीच में टांग नहीं अड़ानी। नहीं अड़ानी। पठानिया ने ग्रेनेडों वाला एयरबैग उठा लिया। कितने ग्रेनेड हैं इसमें? 12-15 होंगे और यहाँ के लोगों के लिए बहुत है। काफ़ी पावरफुल ग्रेनेड हैं। एकाएक दौलत राम के चेहरे पर गंभीरता और दृढ़ता आ गई। उसने मंदिर पर निगाह मारी। पठानिया? हाँ, यह ग्रेनेड कहाँ फटेंगे? गोला बारूद के धमाके कहाँ होंगे? दौलत राम का स्वर सख्त हो गया था। क्या मतलब? पहले मेरी बात का जवाब दो। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि तूने क्या पूछा है और क्या जवाब दूँ। दौलत राम उसी मुद्रा में पठानिया को घूरता रहा। सुन पठानिया, मैं लाख बुरा इंसान सही, लेकिन दौलत और भगवान को मैं एक साथ नहीं मिला सकता। मेरा भगवान मेरा सब कुछ है, उसके बाद दौलत। मेरा भी कुछ धर्म है। सोने का फैसला बाद में होगा, परंतु इस बात का फैसला पहले हो जाना चाहिए कि गोला बारूद के धमाके मंदिर के भीतर नहीं होंगे। ग्रेनेडों से मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, बाहरी दीवार भी नहीं टूटेगी। पठानिया खामोश रहा। बोला क्यों नहीं? जवाब दे। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।